बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पुर्तगाली कंपनियों का भारत पर आगमन। उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक क्वेश्चन से जो है वो हम 4 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। ये रहा एक साइड, ये है यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक कंपनियां दी हुई है और एक साइड दिया हुआ उनका स्थापना वर्ष। आपको बताना है कि कब कौन सी कंपनी आई हुई है। तो दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1498 में वास्को डी गामा जो है वो पहला पुर्तगाली यात्री था जिसने भारत की यात्रा की थी। दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी दोस्तों? तो आप देखिए बिल्कुल सही है, 1600 में आई थी। डच इंडिया कंपनी, तो डच इंडिया कंपनी जो है वो 1602 में, और जो फ्रेंच इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी कंपनी है वो 1664 में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चीजों की व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? आपको बताना है उनका क्रम, है ना। आपको व्यापारिक कंपनियों का क्रम बताना है कि मध्यकाल में भारत में आगमन किस क्रम में हुआ है ना। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों, तो पहले कौन सी कंपनी आती है? तो पहले दोस्तों पुर्तगाली कंपनी आती है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि 1498 में पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आया था। दूसरा दोस्तों यदि हम बात करें तो कौन सा है कि ब्रिटिश आई थी। फिर कौन आई थी दोस्तों? फिर कौन आया था? तो डच आई थी। फिर कौन आया दोस्तों? तो डेनिस आए थे। फिर कौन आया? तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो फ्रेंच भी आए थे, फेडरल्स भी आए थे, स्वीडिश भी आए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, मतलब जो है वो ये सभी कंपनियां जो है वो भारत में आई हुई थी। नेक्स्ट हम बात करें वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। वह पुर्तगाली, ध्यान से पढ़ेंगे कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। क्या वो फ्रांसिस डी अल्मीरा था, या वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क था, या वो वास्को डी गामा था, या वह नोबेली था? जल्दी से आंसर करेंगे, कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। देखिए यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है दोस्तों अल्फांसो दी अल्बुकर्क। देखिए अल्फांसो दी अल्बुकर्क को ही क्या माना जाता है? वास्तविक पुर्तगाली कंपनी का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है दोस्तों? तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है। और दोस्तों यदि हम बात करें तो इसने सिर्फ गोवा पर ही नहीं बल्कि 1511 में, इसका जो कार्यकाल था अल्फांसो दी अल्बुकर्क का वो 1509 से लेकर दोस्तों 1515 तक था। और इसने ना सिर्फ गोवा पर अपितु इसने 1511 में मलक्का पर भी अधिकार किया, 1515 में फारस की खाड़ी में भी अधिकार किया, और वहां पर फारस की खाड़ी में स्थित जो होमुर्ज बंदरगाह है वहां पर इसने अधिकार किया था, और गोवा पर भी अधिकार किया था। दोस्तों यही वो एक पुर्तगाली गवर्नर रहा है जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यही वो एक व्यक्ति था अल्फांसो दी अल्बुकर्क जिसने गोवा पर अधिकार करने के साथ साथ वास्तविक संस्थापक माना जाता है के साथ साथ जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और इसने गोवा में एक चर्च का भी निर्माण किया था जिसका नाम दोस्तों क्या आता है? तो जिसका नाम है सेंट जेवियर चर्च। क्या है? सेंट जेवियर चर्च का इसने क्या करवाया था? गोवा में निर्माण कराया था 1515 में। तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? गोवा, कालीकट, मंगलोर या कोचीन? दोस्तों वास्को डी गामा, आपको बताना है वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ उतरा था। तो दोस्तों देखिए कुछ बुक में जो है वो कई बुक में 20 मई 1498, कहीं 17 मई भी दिया होता है, लेकिन दोस्तों जो एनसीईआरटी है उसमें 20 मई ही दिया हुआ है, तो हम 20 मई ही मानेंगे कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। और यह कालीकट के, आपको याद रखना है कालीकट के बंदरगाह पर
और कालीकट के बंदरगाह पर जो एक स्थान था जिसका नाम था दोस्तों कप्पक डाबू। कप्पक डाबू नामक कालीकट का एक स्थान है, कालीकट बंदरगाह है, और कप्पक डाबू नामक स्थान पर ये क्या हुआ था, कप्पक डाबू नामक स्थान पर जो है वो यह उतरा था। साथ ही साथ दोस्तों एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम दोस्तों जमोरिन है। राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का क्या किया था, स्वागत किया था। ये मसालों का व्यापार करने के लिए, जैसे ही इसे पता चलता है कि भारत में जो है मसाले बहुत फेमस हैं, तो ये मसालों का व्यापार करने के लिए दोस्तों भारत आया था। और ये जब ये वापस जाता है दोस्तों, तो लगभग काली मिर्च से इसे सबसे पहले इसने काली मिर्च का व्यापार किया था, जिससे पुर्तगालियों को या वास्को डी गामा को 60 गुना फायदा हुआ था। और यही एक कारण रहा कि आगे आकर जो है वो विभिन्न कंपनियों ने भारत पर जो है वो व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। और पहले ये व्यापारिक कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो इन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, रुचि लेना प्रारंभ कर दिया, और एक अलग ही युग का प्रारंभ हो जाता है। तो आपको वास्को डी गामा में कुछ फैक्ट याद रखनी है कि वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। 20 मई 1498 को यह कालीकट बंदरगाह के कप्पक डाबू नामक स्थान पर उतरा था, जहां तात्कालिक राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। इसने सबसे पहले काली मिर्च का व्यापार किया, जिससे उसे 60 गुना फायदा हुआ। और एक क्वेश्चन और दोस्तों जो राजस्थान पीएससी में आया था कि ये काली मिर्च जो पुर्तगाली थे वो किस नाम से जानते थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है यवन प्रिय। काली मिर्च को दोस्तों यवन प्रिय के नाम से जाना जाते थे ये। नेक्स्ट, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो बिल्कुल ये नॉर्मल क्वेश्चन है। वास्को डी गामा देखिए पुर्तगाली था। नेक्स्ट, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की, वो ऐसा कौन सा अंग्रेज था जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर थॉमस रो, रोल्टाविक्ता, या सर जॉर्ज, या सर जॉन शोर? तो दोस्तों सर थॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में आया। और दोस्तों सर थॉमस रो ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जहांगीर और उनके जो बड़ा पुत्र था खुसरो खां, उसके विद्रोह का वर्णन किया है। आपको ये याद रखना है। और ये वही थॉमस रो है दोस्तों जो हमारे मांडू में भी आया था। मांडू की जहांगीर ने जब मांडू की यात्रा की तो उनके पीछे पीछे सर थॉमस रो भी उनके साथ आया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? अभी हमने पढ़ा था कि अल्बुकर्क ने जो है वो गोवा को छीना था, लेकिन किससे छीना था? राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, या फ्रांसीसियों से, या इंग्लैंड से? तो अल्बुकर्क ने दोस्तों गोवा को, देखिए बिल्कुल सही है, बीजापुर के सुल्तान से। जो बीजापुर के सुल्तान थे जिनका नाम देखिए बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से ही क्या किया था, अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था, जिसे वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों कई बार ये, क्योंकि पुर्तगाली कंपनी से जो है वो एमपीएससी में तो क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की, फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की। तो दोस्तों जब ये देखिए, यदि हम बात करते हैं कि जो पुर्तगाली थे, है ना, तो पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पर थी? तो दोस्तों वो कहाँ पर थी? कोच्चि में थी। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कहाँ पर? ब्रिटिश में, मतलब अंग्रेजों की बात कर रहे हैं कि भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो ये अकबर नहीं है, ये अकबर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर से। जहांगीर से जब ये भेंट करने आती हैं, और सबसे पहला जो एक जहांगीर के दरबार में आने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था हॉकिंस। तो जब ये हॉकिंस आता है दोस्तों जेम्स प्रथम का पत्र लेकर, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, आपको याद रखना है कि सन 1608 में होता क्या है, मैं आपको एज ए स्टोरी सुना देती हूँ कि 1600 एक मिनट सब कर रहा है, ठीक है। सन 1608 में होता क्या है कि हेक्टर नामक जहाज से जो है वो हॉकिंस आता है।
किसका पत्र लेकर? जेम्स प्रथम का पत्र लेकर अकबर के नाम से, अकबर के नाम से जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आता है कौन? हॉकिंस। और ये जो है वो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगता है। तत्काल प्रभाव से जहांगीर जो है वो हाँ कर देता है, लेकिन कुछ कारणवश, क्योंकि यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि जब सूरत के जो व्यापारी थे, जो वहां पर पहले से थे, वो इससे नाखुश थे। इसी कारण और भी अन्य कारणों से जो है वो जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री डालने से मना कर दिया। तब जाके 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में क्या की थी? तो स्थापना की थी 1611 में। तो अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री है दोस्तों 1611 में मछलीपट्टनम में खोली गई थी। और यदि हम बात करें तो 1613 में फिर इन्होंने जो है वो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो खोली थी। किसने? ब्रिटिशर्स ने। नेक्स्ट, जब 17 मई, मैंने पहले भी कहा कहीं कहीं 17 मई लिखा होता है, लेकिन इसे सुधार लेंगे, यहाँ पर 20 मई ही हम पढ़ेंगे। देखिए 20 मई सन 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा, तो वहां पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? तो अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सब इसका आंसर क्या है? कोचीन में। जो पहली फैक्ट्री थी वो पुर्तगालियों की कहां पर थी? तो कोचीन में। नेक्स्ट, 1717 में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? कि 1717 में ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वीकार किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में व्यापार विशेष अधिकार जो है वो प्रदान किए, व्यापार पर विशेष अधिकार। तो दोस्तों बिल्कुल आपको इसका आंसर, इसकी स्टोरी आपको पता ही होगा कि एक व्यक्ति जैसे क्या हो जाता है, गले की बीमारी हो जाती है, और यहाँ पर ही दोस्तों गले की बीमारी जो है वो एक अंग्रेज व्यक्ति ही क्या कर देता है? ठीक कर देता है। और इसी गले की बीमारी, देखिए ये अपना गला तो ठीक करवा लेता है, ये अपने गले के रोग को तो ठीक करा लेता है, लेकिन हमारे जो अन्य जो भारतीय हैं उनके लिए गले का फंदा बना देता है। और वो व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो वो व्यक्ति था फर्रुख शियर। दोस्तों ये वही फर्रुख शियर है जिसने क्या किया था? जिसने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एक विशेष अधिकार प्रदान किया था कि आप क्या कर सकते हो? मात्र 3000 रुपए में क्या कर सकते हो? आप वसूली कर सकते हो बंगाल से। ठीक है। नेक्स्ट, कर वसूली कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से किस पेशवा ने की थी? तो बेसिन की संधि करने वाला कौन सा पेशवा था? माधवराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम या बाजीराव द्वितीय? कौन सा व्यक्ति था दोस्तों जिसने बेसिन की संधि की थी ब्रिटिश के साथ? तो दोस्तों वो कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। आपको याद रखना है कौन था वह व्यक्ति? तो बाजीराव द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने नीले पानी की नीति अपनाई थी? अल्फांसो दी अल्मीरा था, या वो ये फ्रांसिस्को दी अल्मीरा था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क था, नीनो डी कुन्हा था, या इनमें से कोई नहीं? आंसर करना है, आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति था जिसने नीले पानी की नीति को अपनाया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कौन है? तो अल्मीरा है ना, फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। तो इसका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो इसका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 1505 से लेकर 1509 तक था। ये अभी क्या है, कुछ दिन से मेरा जो पेन टैब है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, आगे आने वाले समय में आपको नहीं होगी। 1505 से लेकर 1509 तक दोस्तों ऐसा पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति को अपनाया था। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने हिंद महासागर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो सेना स्थापित की थी? तो वो कौन सा था? वो भी वो कौन सा था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीरा ही था जिसने हिंद महासागर में नौसेना की स्थापना की थी और सबसे शक्तिशाली पुर्तगाली गवर्नर के रूप में स्थापित था। फिर किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अल्बुकर्क को क्या कहते हैं हम? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को
सौली या स्वल्ली के स्थान पर हराया था? ऐसा कौन सा, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को, ऐसा कौन सा अंग्रेज था जिसने पुर्तगालियों को जो है वो स्वल्ली नामक स्थान पर हराया था? आईएमपी क्वेश्चन में से डाल दीजिएगा। थॉमस बेस्ट। कौन सा वो? थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में प्रतिद्वंदता थी, या ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग थी, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला था, या अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था? क्या कारण था कि पहला कर्नाटक युद्ध हो जाता है दोस्तों? पहला कर्नाटक युद्ध, तात्कालिक कारण पूछा है। वैसे देखिए यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में प्रतिद्वंदता जो थी वो तो पहले से ही थी, लेकिन जब तात्कालिक कारण मतलब चिंगारी जो है वो पहले से ही जल रही है, बस आग लगाने की देरी थी, वो माना जाता है तात्कालिक कारण, है ना। तो दोस्तों जैसे कि अभी एमपीपीएससी भी कर रहा है कि कई टाइम से जो है वो रिजल्ट रोक रहा है या रिजल्ट जो है वो रिवाइज कर रहा है, लेकिन अभी एक ही फटकार की देर है, वो हाई कोर्ट की। ठीक है, चलिए इस मामले में बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है कि अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया था। क्या हुआ था? तो जो पहला कर्नाटक युद्ध था दोस्तों वो कब हुआ था? तो 1746 से लेके 1748 में हुआ था। आपको याद रखना है कि 1746 से लेकर 1748 तक होता है कौन सा युद्ध? तो दोस्तों पहला कर्नाटक युद्ध। और पहला कर्नाटक युद्ध दोस्तों हम बात करते हैं, पहला कर्नाटक युद्ध जो है वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने पहले ये कहा कि आपस में किसी भी प्रकार का आपस में नहीं लड़ेंगे, जो वहाँ चल रहा है वहाँ चलेंगे। लेकिन दोस्तों तात्कालिक परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बनी कि अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया गया? फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया और इस प्रकार जो है वो क्या चालू हो जाता है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो चालू हो जाता है, अवश्यम भावी हो जाता है। और यहाँ पर ही दोस्तों यदि हम पहले युद्ध की बात ही कर ही रहे हैं तो ऐसी कौन सी संधि थी जिससे ये युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था? तो पहले जो संधि हुई थी वो थी दोस्तों एक्सला-शापेल की संधि। आपको याद रखना है 1748 में हुई थी कौन सी संधि? तो एक्सला-शापेल की संधि। एक्सला-शापेल की संधि, ठीक है, पहला युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो आपको याद रखना है कि हॉकिंस को ही क्या दी थी? तो खान की उपाधि से सम्मानित किया था। निम्नलिखित में से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह कौन था? एक शासक, ऐसा कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? फर्रुखशिह, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजा-उद-दौला? दोस्तों वो कौन था? तो शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम ने क्या किया था? तो दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? आपको बताना है कि ऐसा वह कौन सा व्यक्ति था जिसने क्या किया था भारत में तंबाकू, है ना, कि आज जो हम जगह जगह देखते हैं कि जो तंबाकू लोग खाते हैं वो किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो वो कौन से थे? पुर्तगाली। ये जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का वर्ष 1556 में ही भारत में जो है वो पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी गोवा में। तो भारत में तंबाकू का प्रचलन हो गया, प्रिंटिंग प्रेस का हो गया, ये किसे जाता है श्रेय? पुर्तगालियों को जाता है। भारत में सूती वस्त्रों का जो प्रचलन है, सूती वस्त्र, तो वो जाता है दोस्तों डचों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18वीं सदी में, इसका राइट आंसर क्या? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? कौन कौन से युद्ध जो है वो लड़े गए थे और कब लड़े गए हैं ये आपको बताना है, ठीक। मांडीवाश का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, या फिर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर कि पहले अंबर का युद्ध लड़ा गया था, फिर प्लासी का युद्ध, फिर मांडीवाश का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो यही है कि वर्ष 1749 में 1749 में अंबर का युद्ध लड़ा गया था। फिर प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में लड़ा गया। बांडीवाश का युद्ध जो है वो 1760 में लड़ा गया। और बक्सर का जो युद्ध है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में लड़ा गया था।
ये रहा इनका क्रम। नेक्स्ट, भारत में पहली मुद्रण मशीन या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना है वो किसने की थी? पुर्तगालियों ने की। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में मिला लिया था? दोस्तों, ये पुर्तगाली जब सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1498 में आए थे और 1661 में जो है वो भारत से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात, कि भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का, ऐसा नहीं था कि पहले सूती वस्त्र भारत में ही होते थे, भारत में सूती वस्त्र होते थे, लेकिन उन्हें निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो वो एक ही है, अभी अभी हमने पढ़ा था, वो जाता है दोस्तों किसे? डच को। आप याद रखेंगे कि भारत में जो है वो सूती वस्त्र का निर्यात का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है? तो वो डचों को जाता है। दोस्तों, इन्होंने भी जो है वो ये वर्ष 1602 में आए थे, 21 वर्षों का फरमान लेकर आई थी। इनकी कंपनी का नाम था बेरिंग दे ओस्ट इंडिया से, और वर्ष 1605 में इनकी जो पहली फैक्ट्री खोली गई थी वो मछलीपट्टनम में खोली थी। आप याद रखेंगे, अंग्रेजों की भी जो पहली फैक्ट्री खोली थी वो मछलीपट्टनम में या मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। डचों की भी जो पहली फैक्ट्री खोली गई थी वो मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। पुर्तगालियों की जो पहली कंपनी जाती है, पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री जाती है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थापित हुई थी? वो हुई थी कोचीन में। और फ्रांसीसियों ने दोस्तों, यदि हम फ्रांसीसियों की बात करें तो फ्रांसीसियों ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी थी वो सूरत में स्थापित की थी। आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला कारखाना जो था इन्होंने सूरत में भी लगाया था, इन्होंने जो है वो मछलीपट्टनम में भी स्थापित किया था, लेकिन 1664 में सबसे पहले मछलीपट्टनम में ही स्थापित किया था। तो तीन लोग थे मछलीपट्टनम, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। नेक्स्ट, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो दोस्तों, हेक्टर, ड्रैगन, स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। आपको देखिए बिल्कुल इसका जो आंसर है वो क्या है? हेक्टर। आप याद रखेंगे, ट्रैक्टर से याद रखें हेक्टर की, जो हेक्टर नामक जहाज से ही जो पहला अंग्रेज अधिकारी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर ये आया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था? अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठ था, भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिबद्धता, कि अंग्रेजों की जो नौसेना थी वो बहुत ही श्रेष्ठ थी, या फ्रांसीसी सरकार का समर्थन का अभाव था, या फ्रांसीसी कंपनी की दुर्बलता थी, या फिर दोस्तों सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सभी था, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों को जो है वो अपनी सरकार, जो फ्रांसीसी सरकार का समर्थन भी उतना प्राप्त नहीं हो रहा था, साथ ही साथ कंपनी की भी दुर्बलता थी, क्योंकि पहले जैसे डुप्ले के बाद दोस्तों काउंट डी लाली के साथ साथ दोस्तों गोडेगू, ये जितने भी जो पुर्तगाली गवर्नर थे इनकी लगातार क्या होती जा रही थी? पराजय होती जा रही थी, जिस कारण से दोस्तों जो कंपनी है वो दिनों दिन क्या होता जा रहा था? कंपनी का क्षय होता जा रहा था। और इसी प्रकार होता ये है कि वर्ष 1760 में वांडी वाश का युद्ध होता है और अंग्रेज जो है वो भारत में फ्रांसीसियों का व्यापारिक जो करियर है वो हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। यहीं पर जो है वो व्यापारिक प्रतिबंध जो है वो लग जाता है पूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी? तो दोस्तों वो कौन सा युद्ध था? वर्ष 1760 का वांडी वाश का युद्ध। बेदारा के युद्ध में दोस्तों डच हार जाती है अंग्रेजों से। यहाँ पर प्लासी का युद्ध बात कर रहे हैं, तो देखिए प्लासी और बक्सर ये हम अलग से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों ने क्या कर लिया कि अंग्रेजों ने जो है वो भारत की स्थिति को और भी दयनीय बना देते हैं और पूरे का पूरा जो बंगाल था, जो एक गढ़ था किसका? धनवानों का, व्यापारियों का केंद्र था, और दिनों दिन जो है वो वहां पर इस प्रकार से व्यापारिक दुर्बलता स्थापित हो जाती है भारतीयों की, हम देखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा यूरोपियन आंग्ल फ्रांसीसी क्षेत्र का विस्तार नहीं है? ऐसा कौन सा युद्ध है जो आंग्ल फ्रांसीसी क्षेत्र का विस्तार नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों, कि जिसमें आंग्ल फ्रांसीसी क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ था। आंग्ल फ्रांसीसी क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ था।
दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध, क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है, यदि हम बात करें द्वितीय कर्नाटक, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध जब एक्सला-शापिल की संधि से समाप्त होता है, तब भी जो है वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में क्षेत्रों का जो था वो क्या हुआ था कि अदला-बदली हुई थी। फिर हम तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो भी जो है वो क्या हुआ था कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में होता क्या है कि पेरिस की संधि से क्या हुआ था, समाप्त हुआ था, जिसमें संपूर्ण जो फ्रांसीसी क्षेत्र था या फ्रांसीसी जो सत्ता थी वो क्या हो जाती है, अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है। व्यापारिक गतिविधियों का जो केंद्र है वो क्या रहती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही रहती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था दोस्तों वो किस किस के बीच में हुआ था, वो हुआ तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ही था। लेकिन भारत में चूंकि उस समय जो था हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और उसी स्थिति का फायदा उठाया था किसने, तो उसी स्थिति का फायदा उठाया था दोस्तों अंग्रेज, उसी स्थिति का फायदा उठाया था इन कंपनियों ने। फ्रांसीसी कंपनी ने जो था, फ्रांसीसी कंपनी के डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदक साहब को सपोर्ट किया था। मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद का था, चांदक साहब जो कर्नाटक का था। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा कर्नाटक युद्ध डिटेल में पढ़ाऊं, आप कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आप मुझसे कर्नाटक युद्ध डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगी। इसका राइट आंसर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, क्योंकि ये हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसमें ये विदेशी कंपनियां जो थी वो टूट पड़ी थी, बीच में हस्तक्षेप कर चुकी थी। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किससे हुई थी, एक्सला-शापिल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति दोस्तों किससे हुई थी, तो पांडुचेरी की संधि से या पांडिचेरी की संधि से हुई थी 1755, और पेरिस की संधि से हुई थी 1763 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। ठीक है, नेक्स्ट है गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि से। तो अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो 1749 में चालू हुआ था और 1754 तक चला, और यहाँ पर 1749 से लेकर 1754 तक चला, और ये जो संधि हुई थी वो हुई थी 1755 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंटरलोपर्स कौन थे। इंटरलोपर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों का एक अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे, या अनाधिकृत व्यापारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, या इनमें से कोई नहीं। जो इंटरलोपर्स हैं दोस्तों वो क्या थे, तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। कौन थे? समुद्री लुटेरे थे, है ना। तो ये आपको दोस्तों यहाँ तक रहे क्वेश्चन, और आज का जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन आपका ये रहा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपको बताना है दोस्तों आज का क्वेश्चन कि सती प्रथा को कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ऐसा कौन सा गवर्नर था, पुर्तगाली गवर्नर था, मैंने बता दिया कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।